नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। टीएमसी की 10 सदस्यीय टीम सीईसी से एसआईआर पर चर्चा के लिए मुलाकात करेगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान 58.2 लाख वोटर नाम हटाए गए। पार्टी ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी कि तार्किक गड़बड़ियां श्रेणी की पूरी सूची सार्वजनिक करने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की 10 सदस्यीय टीम बुधवार को नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगी। बैठक का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी करेंगे। बैठक के बाद वे मीडिया को स्थिति से अवगत भी कराएंगे। ये मुलाकात पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन संशोधन एसआईआर के दौरान हुई लाखों वोटर नाम हटाए जाने की घटनाओं को लेकर हो रही है। टीएमसी का आरोप है कि तार्किक गड़बड़ियों की श्रेणी में मतदाताओं के नाम बिना पारदर्शिता और नोटिस के हटाए गए। पार्टी ने पिछले सप्ताह 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के जरिए राज्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था। ममता बनर्जी ने घुसपैठ के आरोपों को बताया झूठा। पहलगाम और दिल्ली हमलों को लेकर अमित शाह से किए सवाल। सीमा फेंसिंग के लिए जमीन न देने के आरोपों से एकदम इनकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अवैध घुसपैठ वाले आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा जवाब दिया है। ममता ने सवाल उठाया कि अगर घुसपैठ सिर्फ बंगाल में है तो फिर कश्मीर के पहलगाम और दिल्ली में हुए आतंकी हमले कैसे हुए। उन्होंने अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अगर वे नहीं हटे तो जनता उन्हें सत्ता से हटा देगी। ममता ने सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन न देने के आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को कई परियोजनाओं के लिए जमीन दी है। उन्होंने बीजेपी के चुनावी दावों और एसआईआर प्रक्रिया पर भी निशाना साधा। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल द्वारा तलवार और अन्य हथियार वितरित किए गए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस पर 100 सालों से नफरत फैलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने 10 गिरफ्तारियां की, आगे की जांच जारी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बुधवार को गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के सदस्यों द्वारा तलवार, कुल्हाड़ी और आरी बांटने के वायरल वीडियो के बाद आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस ने 100 सालों से नफरत का बीज बोया है, जो बीजेपी शासित राज्यों में फल फूल रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिनमें से 10 को गिरफ्तार किया गया है। टैगोर ने कहा कि इसी नफरत की विचारधारा ने त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की हत्या जैसी घटनाओं को जन्म दिया। जांच अभी भी जारी है। दिल्ली आईजीआई हवाई अड्डे पर 148 फ्लाइटें रद्द, 150 से ज्यादा में देरी। कोहरे में दृश्यता खत्म, रेलवे सेवाओं पर भी असर। एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी और फॉग केयर जैसी सुविधाएं शुरू की। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को घने कोहरे के कारण 148 फ्लाइटें रद्द और 150 से ज्यादा देरी हुई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। कोहरे से दृश्यता कम हो गई, जिससे यात्रियों की नई साल की यात्रा प्रभावित हुई। रेलवे सेवाओं में भी देरी देखी गई। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्री सलाह जारी कर सभी से फ्लाइट स्थिति की जांच करने को कहा है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी यात्रियों को अग्रिम चेतावनी दी और कोहरे के दौरान फ्लाइट्स में बदलाव या रद्द होने पर सहायता की जानकारी दी। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता भी बहुत खराब दर्ज की गई। खालिदा जिया का जनाजा आज दोपहर 2 बजे संसद भवन के साउथ प्लाजा में। सुरक्षा कड़ी, आम जनता को समाधि के पास जाने की अनुमति नहीं। अंतरिम सरकार ने राजकीय सम्मान की घोषणा की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का जनाजा बुधवार को दोपहर 2 बजे संसद भवन के साउथ प्लाजा में पढ़ा जाएगा। उनके अंतिम सम्मान में देश भर से लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। बीबीसी संवाददाता के अनुसार कई लोग सुबह 4 बजे ही पहुंच गए। लोग काले रंग के बैज पहनकर मौजूद हैं। सुरक्षा कारणों से आम जनता को उनके पति जिया उर रहमान की समाधि के आसपास प्रवेश नहीं मिलेगा। अंतरिम सरकार ने घोषणा की है कि खालिदा जिया को राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। 80 साल की उम्र में उनका निधन मंगलवार को हुआ था। लंबे समय से वो बीमार चल रही थीं। बीएनपी ने 9 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। आरोप, पार्टी के फैसलों का उल्लंघन और स्वतंत्र चुनावी गतिविधियां। रुमीन फरहाना ने पहले ही स्वतंत्र उम्मीदवार बनने और इस्तीफा देने की कर दी थी घोषणा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने 9 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सह सचिव रुमीन फरहाना भी शामिल हैं। बीएनपी ने आरोप लगाया कि निष्कासित नेता पार्टी के फैसलों का उल्लंघन कर स्वतंत्र रूप से चुनावी और संगठनात्मक गतिविधियां चला रहे थे। पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने मंगलवार को इस निष्कासन की घोषणा की। नोटिस में कहा गया कि उन्हें
पार्टी के सभी स्तरों के पदों से हटाया गया है। रुमीन फरहाना ने पहले ही स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा और इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। चीन ने भारत पाकिस्तान तनाव में मध्यस्थता का दावा किया। भारत पहले ही तीसरे पक्ष की भूमिका खारिज कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाक सैन्य सहयोग पर उठे काफी सवाल। अमेरिका के बाद अब चीन ने भी भारत पाकिस्तान तनाव में मध्यस्थता का दावा किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में कहा कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव को कम कराने में चीन ने भूमिका निभाई। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात DGMO स्तर की सीधी बातचीत से सुलझे थे और किसी तीसरे देश ने कोई भूमिका नहीं निभाई थी। मई में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की थी। इसी दौरान चीन की पाकिस्तान को सैन्य मदद को लेकर भी सवाल उठे थे। बावजूद इसके वांग यी ने भारत चीन रिश्तों में सुधार की बात भी कही। भारत की GDP $4.18 ट्रिलियन जापान से आगे निकला। 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान। RBI और वैश्विक एजेंसियों ने भारत को तेज ग्रोथ पर भरोसा जताया। भारत ने एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सरकार के मुताबिक भारत की GDP अब $4.18 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और अनुमान है कि 2028 तक वो जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। सरकार ने बताया कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही। मजबूत घरेलू मांग और निजी उपभोग से इस बढ़त में अहम भूमिका निभाई है। RBI समेत कई वैश्विक एजेंसियों ने भी भारत की ग्रोथ को लेकर सकारात्मक अनुमान जताए हैं। 13 जिलों में 91% वर्क स्लिप फर्जी, 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान। किसान, छात्र, गृहिणियां भी दिखाए गए निर्माण मजदूर। सरल केंद्रों पर नए पंजीकरण रोके, जांच जारी। हरियाणा में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के ऑडिट में बड़ा घोटाला सामने आया है। श्रम मंत्री अनिल विज के मुताबिक 13 जिलों में जारी करीब 6 लाख वर्क स्लिप में 5.46 लाख फर्जी पाई गई हैं, यानी 91% से ज्यादा स्लिप नकली थी। 2.21 लाख पंजीकरणों में से सिर्फ 14,000 ही सही निकले। कई जगह पूरे गांव के लोगों को मजदूर दिखा दिया गया। किसान, दुकानदार, गृहिणियां तक हर फर्जी मजदूर को औसतन 2.5 लाख रुपए के फायदे मिले। विज ने 3 लेबर इंस्पेक्टर सस्पेंड किए हैं और मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। चीन से बढ़ते सस्ते स्टील आयात पर रोक लगाने की कोशिश। 3 साल में 12% से घटकर 11% होगा आयात शुल्क। घरेलू स्टील उद्योग को बचाने के लिए DGTR की सिफारिश पर बड़ा फैसला। भारत ने चीन से बढ़ते सस्ते स्टील आयात पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चुनिंदा स्टील उत्पादों पर 3 साल के लिए 11 से 12% तक आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है। पहले साल शुल्क 12% रहेगा, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11% हो जाएगा। सरकार का कहना है कि सस्ते और घटिया स्टील आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा था। DGTR की जांच में पाया गया कि स्टील आयात अचानक और तेजी से बढ़ा है, जिससे भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ा और ये शुल्क चीन, वियतनाम और नेपाल से आने वाले स्टील पर लागू होगा, लेकिन स्पेशलिटी स्टील बाहर हो जाएगी। भारत ने कहा, देश में कलात्मक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बैटल ऑफ गलवान पिक्चर 2020 के भारत चीन संघर्ष पर आधारित। चीन अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म पर तथ्य बिगाड़ने के आरोप लगाए। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन की नाराजगी पर भारत ने जवाब दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में अभिव्यक्ति और कलात्मक स्वतंत्रता है और फिल्मकारों को इस आजादी के तहत फिल्म बनाने का अधिकार है। सूत्रों ने कहा कि सरकार का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म 2020 के गलवान संघर्ष पर आधारित है, जिसमें सलमान खान शहीद कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि किसी को आपत्ति हो तो रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर ले। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.